आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होगी उस महाविनाश की जिसकी आहट से पूरी दुनिया डरी और सहमी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने नए विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ पुतिन परमाणु टेस्टिंग करने वाले हैं। साथ ही यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक भी किया। नाटो देशों के कई हथियार डिपो को उड़ा दिया गया। पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। क्या अमेरिका शुरू करने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या अमेरिका ने शुरू कर दी नए विश्व युद्ध की तैयारी? अमेरिका के रक्षा मंत्री क्यों दिलाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद? This is a 1939 moment, or hopefully a 1981 moment. A moment of mounting urgency. Enemies gather, we must prepare now. क्या हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होने वाला है हालात? अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पुतिन को क्या दिया जवाब? Old Marines, I, as your Vice President, am proud of you, and we're going to keep on winning America's wars for the next 250 years after this. 80 साल बाद दुनिया पर एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। 80 साल बाद परमाणु जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और रूस में एक बार फिर तकरार बढ़ती जा रही है। अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, तो वहीं 35 साल बाद पुतिन भी परमाणु टेस्टिंग करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐसा बयान दिया जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका नए विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। This is a 1939 moment, or hopefully a 1981 moment. A moment of mounting urgency. Enemies gather, threats grow, you feel it, I feel it. If we are going to prevent and avoid war, which is what we all want, we must prepare now. सवाल यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्यों कहा कि 1939 जैसे हालात हैं? हेगसेथ ने 1981 की याद क्यों दिलाई? ट्रंप के परमाणु टेस्ट के बाद रूस अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती की रेस भी तेज होने के आसार हैं। पुतिन पड़ोसी मुल्क बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। 2026 में यहां लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी पुतिन करने जा रहे हैं। अमेरिका के परमाणु हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में तैनात हैं। यानी एक तरफ नेटो और अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस, चीन जैसे शक्तिशाली देश। ठीक ऐसे ही स्थिति 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थी। तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। लेकिन 80 साल बाद हालात बदले हुए हैं। परमाणु वॉरहेड के मामले में ट्रंप अब पुतिन से पीछे हैं। रूस के पास 5,459 परमाणु हेड हैं, तो अमेरिका के पास 5,177 परमाणु वॉरहेड हैं। चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल और परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भी पुतिन ज्यादा पावरफुल हैं। रूस की RS-28 समृद्ध परमाणु मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम गिरा सकती है। यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर परमाणु हथियार प्रहार कर सकती है। ब्योरवेस्टेनिक क्रूज मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। अवंगार्ड दुश्मन पर 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई परमाणु बम गिरा सकती है। पोसाइडन परमाणु ड्रोन यूरोप और अमेरिका के किसी भी शहर को डुबो सकता है। नेटो देशों के लिए पुतिन की नोवेटर क्रूज मिसाइल ही काफी है, जो 2500 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। मतलब सैन्य मामले में रूस अमेरिका से कमजोर नहीं, भारी है। तभी तो अमेरिका के रक्षा मंत्री 1981 का जिक्र कर रहे हैं। यानी पुतिन ने रूस को वैसा ताकतवर बना दिया जैसा सोवियत यूनियन के जमाने में था।
तभी तो 1981 में रोनाल्ड रीगन ये कहकर सत्ता में आए थे कि वो सोवियत यूनियन को तबाह कर देंगे, और फिर 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। इसीलिए अब अमेरिका एक बार फिर अपने सैनिकों में जोश भर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अमेरिकी सैनिकों को दुनिया की बेस्ट आर्मी बता रहे हैं। The most important warfighting technology is a well-trained and well-armed United States Marine, and we won't forget it. I, as your Vice President, am proud of you, and we're going to keep on winning America's wars for the next 250 years after this. सवाल यह है कि अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो क्या होगा? इसके लिए पुतिन 35 साल बाद असली परमाणु टेस्ट करने जा रहे हैं। बिना परमाणु वॉरहेड के 3 टेस्टिंग हाल ही में कर चुके हैं। पुतिन ने जब से परमाणु टेस्टिंग वाली फाइल में साइन किए हैं, नेटो और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है। यह वही जगह है जहां 30 अक्टूबर 1961 में जार बम नाम के परमाणु बम को टेस्ट किया गया था। आखिरी टेस्ट 45 साल पहले किया गया था। अब फिर से नोवाया ज़ेम्लिया की परमाणु टेस्टिंग साइट में हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए पुतिन यहां परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। नोवाया ज़ेम्लिया आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है, जिसमें 2 द्वीप सेवर्नी और यूजनी है। ये बेरेंट सागर को काला सागर से अलग करता है। सोवियत संघ ने इसे 1954 में परमाणु परीक्षण स्थल घोषित किया था। अब तक दुनिया में जितने परमाणु परीक्षण हुए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का टेस्ट इसी नोवाया ज़ेम्लिया द्वीप पर किया गया। पुतिन ने फिर से इसी जगह को परमाणु टेस्टिंग के लिए चुना है। पुतिन यहां जो धमाका करेंगे, उसकी तरंगे अमेरिका और नाटो देशों तक महसूस होगी। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज देकर एटमी आग को और भड़का दिया। पुतिन के सीने में एटमी ज्वाला धधक रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल 8 महीने 16 दिन से जंग चल रही है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन की नई बस्तियों पर कब्जा कर रही है। नाटो और यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर रही है। क्रास्नोयार्स्क की ओर जाने वाली हर ड्रोन को पुतिन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से आसमान में ही बर्बाद कर रही है। रूसी आर्मी का हॉवित्जर दस्तों ने सुमी क्षेत्र में AFU के छिपे हुए ठिकानों पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। पुतिन की आर्मी के वोस्तोक ग्रुप के तोपखाने ने ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के AFU के ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर आग बरसा रही है। रूसी सेना का 80वीं आर्कटिक सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। दुश्मन के ड्रोन और UAV को नष्ट कर रही है।
ये यूक्रेन का मोर्नेग्राद शहर है। ये अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। मोर्नेग्राद में हर तरफ वीरानी है। शहर में सन्नाटा है। कभी ये शहर कोल माइनिंग के लिए मशहूर हुआ करता था। मोर्नेग्राद में 45,000 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब इस शहर में आदमी तो छोड़ दीजिए, एक चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही है। प्रोकोवस्क के बाहरी इलाके में रूस की 68वां गार्ड्स ब्रिगेड ड्रोन से मोर्चा संभाले हुए हैं। इन्हें यूक्रेन के उन फौजियों को टारगेट करने का जिम्मा मिला है जो लेफ्ट बैंक से शहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेड के जवान लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन मोर्चे पर ही असेंबल करते हैं और फिर बारूद भरकर दुश्मन की तरफ छोड़ देते हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी रोज दावा करते हैं कि प्रोवोस्क में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उनकी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रूसी फौजों को पीछे ढकेल रही है। सच्चाई इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा कमर्शियल हब पूरी तरह वीरान नजर आता है। जो शहर कोयला खदानों का हब था, जहां ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस था, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। प्रोवोक्स में कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। ज्यादातर मकानों की छतें बमों के हमले से काली नजर आती हैं। ड्रोन हमलों में ज्यादातर बिल्डिंगें खंडहर नजर आती हैं। प्रोवोक्स का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह खंडहर दिखने लगा है। फिर भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हालात मुश्किल लेकिन कंट्रोल में है। अब चलती हुई कार से ली गई ये तस्वीरें इस शहर के बाहरी हिस्से की देखिए। सड़क के किनारे वाली कोई इमारत सलामत नहीं बची। गाड़ियां जला दी गई हैं, लोग मारे गए हैं या तो भाग गए हैं। मगर बादशाह सलामत ज़ेलेंस्की को अब भी लगता है कि सिर्फ 314 रूसी सैनिक हैं जिन्हें वो हरा नहीं पा रहे। प्रोकोवस्क, जैसा कि आप जानते हैं, वहां हालात बहुत खराब हैं। दुश्मन ने वहां 5 नवंबर से हमले शुरू किए थे, जो लगातार जारी हैं। उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वो जल्द से जल्द प्रोकोवस्क की लड़ाई जीतना चाहते हैं। मैं आपको नंबर बता सकता हूं कितने हमले हुए हैं। बीते 3 दिन में प्रोकोवस्क पर रूसी सेना ने 200 हमले किए हैं। हमारे डेटा के अनुसार शहर के अंदर 314 रूसी जवान हैं। जहां तक बाहरी इलाकों की बात है, वहां बहुत भारी संख्या में रूसी फौजें डेरा डाले हुए हैं। Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике. नाटो देशों के हथियारों पर भरोसा करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा आघात साबित हुआ है। अमेरिका में बनी हिमार्स मिसाइलों से ज़ेलेंस्की डोनेत्स्क की लड़ाई में बाजी पलटना चाहते थे। हिमार्स मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार करती हैं, जबकि हिमार्स रॉकेट सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर तक प्रहार करता है। डोनेत्स्क में रूस के बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के हिमार्स सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। चौबीस घंटे में रूसी मिसाइलों ने कीव में एक मिलिट्री एयरफील्ड पर स्ट्राइक की है। कीव के पास होस्टोमेल में एंटोनोव एयरफील्ड पर हमला किया गया। जिम्वस्का थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया। क्रेमेंचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक किया गया। प्रिनोपुरोवस्का थर्मल प्लांट पर हमला किया गया। टवरिस्का थर्मल प्लांट पर भी रूसी हमला हुआ। यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट ध्वस्त हो चुके हैं। पूरा यूक्रेन इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर इसी तरह रूस ने यूक्रेनी गैस और पावर प्लांट को निशाना बनाया तो सर्दियों में यूक्रेनी लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी लगातार रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से बाशकोर्तोस्तान में रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाया। यहाँ आयोनोल एविएशन ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एडिक्टिव्स और पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों की लाशें गिनकर अपना मन बहला रहे हैं। अपने नाटो पार्टनर्स की तरह वो भी इसी कल्पना में खोए हैं कि एक दिन आएगा जब अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल देगा और यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हरा देगा। हमने अक्टूबर महीने में 25,000 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। रूस के 200 सैनिक मारे गए केवल यूएवी की बदौलत। ये एक सटीक आंकड़ा है क्योंकि इसमें सभी की वीडियो पुष्टि है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान करते हैं, इसीलिए ये एक सटीक संख्या है।
इसके अलावा हम वीडियो पुष्टि के बिना 2 से 3 हजार रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाते हैं। पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से 1 महीने में रूसी नुकसान की यह सबसे अधिक संख्या है। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर से लगातार बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के त्रिशूल एक्सरसाइज का नजारा देखकर कांप रहा है। हिंदुस्तानी सेनाओं के एक्शन से मुनीर और उसकी फौज हैरान है। इस बीच इंडियन आर्मी ने त्रिशूल एक्सरसाइज का एक नया वीडियो जारी किया। इसमें इंडियन रॉकेट की स्पीड देखकर ही दुश्मन हथियार छोड़ते। भारत के त्रिशूल एक्सरसाइज से पाकिस्तान में कैसे मची है खलबली, देखिए इस रिपोर्ट में। ये भारतीय सेनाओं की त्रिशूल एक्सरसाइज का वीडियो है। जिसमें मल्टीपल लॉन्चर से एक के बाद एक 13 सेकंड में दनादन 25 बार रॉकेट दागे गए। ये इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। एक्सरसाइज अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के शौर्य की नई नई तस्वीरें देखकर पाकिस्तान बिना लड़े ही सरेंडर वाले मोड में आ गया है। त्रिशूल एक्सरसाइज में थल, जल और नभ तीनों जगह से भारतीय सेनाएं अपनी हाईटेक पावर दिखा रही है। इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने भी अपनी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल की कुछ और तस्वीरें साझा की हैं और अपने मैसेज में इंडिकेशन दिया है कि अब की बार हिंदुस्तान तीनों जगहों से अटैक करेगा और इसी खौफ में मुनीर की फौज मरे जा रही है। थार रेगिस्तान के मरुज्वाला और अखंड प्रहार नाम की एक्सरसाइज हुई, जिसमें साउथ कमांड ने कठिन हालात में ज्वाइंट ऑपरेशन करने और तेजी से मूवमेंट और सटीक फायरिंग का मुजाहरा किया। कच्छ में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और बीएसएफ ने इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में हाथ आजमाया। त्रिशूल में भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, सर्विलांस के साथ साथ एयर डिफेंस कंट्रोल, इन सब का प्रदर्शन कर रहा है। इंडियन आर्मी ने मुनीर के आतंकी और फौजियों के नाम अपना मैसेज दे दिया है। हमारे आगे दुश्मन करना किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी भारतीय फौज की प्लानिंग पूरी है और इसका जिक्र देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब की बार डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। इशारों इशारों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके। भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुवत हासिल कर ली है और भारत के अंदर कुवत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं,
लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर देखा, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोहि मारे तिन मोहि मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, अभी स्थगित है। और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई, तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नाइट ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ान भरने लगे। हर दिन इंडियन आर्मी की ओर से नए नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं, नए नए संकेत दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस एक बार फिर एक्शन के लिए रेडी है, जिसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। मोदी के त्रिशूल से मुनीर और शहबाज खौफ में है। एक तरफ उन पर तालिबान हमलावर है, तो दूसरी तरफ भारत का त्रिशूल गरज रहा है। इस बीच 10 से 23 नवंबर 2025 तक बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर पर भारत और श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। मित्र शक्ति के 11वें एडिशन के लिए दोनों देश की सेनाएं साथ आएंगी। यानी भारतीय सेनाओं का एक्शन लगातार जारी है। त्रिशूल महाअभ्यास का अंतिम फेज सौराष्ट्र तट पर होगा, जिसमें आर्मी और नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें समुद्र तट पर लैंडिंग एक्सरसाइज की जाएगी। फ्यूचर के चैलेंज के लिए और देश पर बुरी नजर रखने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। जोश एकदम हाई है। इंतजार सिर्फ एक ऑर्डर का है, फिर मुनीर और उसकी कायर फौज का काम तमाम हो जाएगा। एक तरफ भारत त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहा है, भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखा रही हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर के आगे सरेंडर करते जा रहे हैं। शहबाज ने पहले मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, अब उसका कद और बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार जनरल मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाने जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान के संविधान में संशोधन भी किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने से क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान की तीनों सेनाओं पर मुनीर की पकड़ कितनी मजबूत होगी, इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिर से होने वाला है तख्ता पलट। पाकिस्तान में सबसे पावरफुल बना आसिम मुनीर। मुनीर के सामने शहबाज ने क्यों कर दिया सरेंडर? क्या इमरान के डर से मुनीर ने करवाया संविधान में संशोधन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल मुनीर के सामने करीब करीब सरेंडर कर दिया है। मुनीर जैसा कहता है, शहबाज ठीक वैसा ही करते हैं। भले ही सत्ता शहबाज के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान को मुनीर ही चलाता है। मुनीर के इशारे पर एक बार फिर पाकिस्तान के संविधान में संशोधन हो रहा है। पाकिस्तान की संसद मुनीर को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी में है। शहबाज सरकार ने पहले आसिम मुनीर को आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनाया, अब उसे CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर शहबाज सरकार ने मुनीर को CDF क्यों बनाया?
जिस मुनीर की सेना के जवानों को तालिबान रोज मार रहा है उसे इनाम क्यों दिया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने घुटने टेक दिए उसे इतना बड़ा सम्मान क्यों मिल रहा है? दरअसल पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। एक तरफ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान में घुसकर मुनीर की आर्मी को पीट रहा है। पीओके में जेनजी सड़क पर है और पंजाब प्रांत में टीएलपी ने मोर्चा संभाल रखा है। इमरान खान के समर्थक भी सड़क पर हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर सत्ता में रहना है तो मुनीर को खुश करना होगा, इसलिए तो पहले फील्ड मार्शल बनाया और अब सीडीएफ का दर्जा दे दिया।